नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आपके आर्टिकल्स यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं आप लोगों को, वो लीडिंग जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं और जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें, लगातार देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम का ग्रुप और इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको जरूर फॉलो कर लें। ये यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहा है लिंक, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके बाद हम अब देखते हैं कि आज कौन सा टॉपिक हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तमिल लिटरेचर जो है आपका, तमिल साहित्य जिसको आप बोलते हैं, तमिल लिटरेचर संगम पीरियड, उसके बारे में न्यूज है। कंटेक्स्ट ये है कि अभी उसका जो हिंदी अनुवाद है उसको यहाँ पर रिलीज किया गया है, इसी कारण से ये आपका न्यूज में है। तो अब हमको क्या चाहिए कि जीएस पेपर 1 एंशिएंट का पार्ट है, तो ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको एक बार रिवाइज कर जाएं, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तोलकाप्पियम है, मणि मैकलेई है आपका, है ना, तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद दूसरा वर्नाकुलर इनोवेटिव प्रोग्राम है, इनोवेशन प्रोग्राम है नीति आयोग का। एम पढ़ा होगा आप लोगों ने, अटल इनोवेशन जो मिशन है उसी के अंतर्गत है ये आपका। वर्नाकुलर मतलब क्या होता है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, है ना, जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारे यहाँ संविधान में 22 भाषाएं हैं, तो यहां पर भाषा के अवरोध के कारण कई लोग जो है इनोवेटिव प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आ पाते हैं। उनके जो एंटरप्रेन्योर है वो वहां पर हर्डल जो है वहां पर फेस करते हैं, तो उसी अवरोध को खत्म करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। पेपर 2 में रख सकते हैं आप इसको। इसके बाद तीसरा जो है यहाँ पर नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज, रेयर मतलब जो बहुत ही रेयर लोगों को होती है, मैक्सिमम ये बच्चों में पाई जाती है, उसके लिए कुछ जो है गाइडलाइंस आई है वो देखेंगे हम लोग। थर्ड पेपर में, सेकंड पेपर में, दोनों में रख सकते हैं। स्वास्थ्य स्पेशली सेकंड पेपर में है, ठीक है। उसके बाद जो 4th नंबर का टॉपिक है एनवायरमेंट से रिलेटेड, इसमें हिडन प्रॉपर्टीज देखी जा रही है लाइकेन और मॉसेस की, कि भैया उससे भी जो है आपका कण वगैरह, बादल वगैरह निर्माण होगा, है ना, तो वो जो है आपका ज्यादा से ज्यादा जो क्या करेगा, जो विकिरण होगी उसको परावर्तित करेगा, तो उससे क्लाइमेट चेंज में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो ये बिल्कुल इसमें 1-2 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है वो हमको देख जाना है और इसको हम हमेशा सुझाव वगैरह में लिख सकते हैं। उसके बाद पैनिक्स 21 एक्सरसाइज है, अभी जो आपका एक्सरसाइज की गई है ये बिम्स्टेक देशों के बीच में किया जाता है ना, तो ये आपका सेकंड पेपर में आप देखेंगे। हम सबसे पहला जो टॉपिक है उसको देखेंगे हम लोग। और आज का जो दिवस है ये 25 दिसंबर 2021 है, ये जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस डे के रूप में, तो आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर जो पहला यहाँ पर टॉपिक है उसको देखेंगे हम लोग। तो ये तमिल लिटरेचर संगम पीरियड की बात करें। अब देखिए, जो अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एजुकेशन के डॉक्टर सुभाष सरकार जी, उन्होंने रिलीज किया है हिंदी ट्रांसलेशन किसका, तोलकाप्पियम का, ठीक। एंड द कन्नड़ा, जो आपका कन्नड़ ट्रांसलेशन है ऑफ 9 बुक्स जो भी क्लासिकल आपकी तमिल लिटरेचर थी। अब समझिएगा संगम काल क्या है। एक तो संगम, देखिए एक सुलभ वंश, तुलुभ वंश, वो एक अलग चीज है, ये संगम काल है। दरअसल जब हम एंशिएंट कंटेक्स्ट में देखते हैं, ऐतिहासिक युग के संदर्भ में, जो दक्षिण भारत का सादर्न इंडिया जो है हमारा, उसके विकास के चरण में, तो उसमें जो साहित्य स्रोत कैसे हमको पता चलते हैं, हिस्ट्री हम कैसे पढ़ते हैं, उसका कोई सोर्स होता है। सोर्स जैसे लिटरेचर से रिलेटेड आपके सोर्स होते हैं, तो उसी में से जो इतिहास है जिसमें उनके इतिहास के बारे में पता चलता है ना, जो टेक्स्ट है वो, उसको क्या बोला जाता है, संगम साहित्य बोला जाता है। अब पांड्य जो आपके किंग थे, पांड्य जो राजा थे, उनके संरक्षण में 3 आपकी संगम जो है वो क्या हुई, जो कवि जब जाके वहां पर मिलते थे, संगोष्ठी होती थी एक तरीके का, तो उसको बोला जाता था कि भैया संगम हुआ। तो प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम, 3 हुए इसमें से, ठीक है।
तो इसमें जो भी साहित्य संकलित किए गए, जो भी चीजें वहां पर लिखी गई, वही संगम साहित्य कहलाया। अब जो पहला वाला आपका संगम के अंतर्गत जो आपका संगम होता है, प्रथम संगम, वो आपका मदुरई में होता है। किसकी अध्यक्षता में? अगस्त्य ऋषि के अध्यक्षता में होता है, और इसकी कोई भी रचना जो है अब उपलब्ध नहीं है। सेकंड वाली जो होती है, ये आपका स्थान होता है एलेवाई बोलते हैं, कपाटपुरम बोलते हैं, ये भी अगस्त्य ऋषि जी के अध्यक्षता में होता है। और इसका जो एकमात्र प्राप्त ग्रंथ है वही है आपका तोलकाप्पियम, जो यहां लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद जो थर्ड वन होता है ना, जो थर्ड संगम होता है वो आपका मदुरई में होता है। और किसकी अध्यक्षता में? तो नक्कीरर है वो आपके, ठीक है ना, नक्कीरर जी के अध्यक्षता में होता है। और इसके अधिकांश जो है, बहुत सारे टेक्स्ट इसके भी जो है, टेक्स्ट जो ग्रंथ है नष्ट हो गए, लेकिन जो भी तमिल साहित्य बचा है वो इसी संगम से, मैक्सिमम जो आपके टेक्स्ट है इसी से रिलेटेड है। अब पुस्तक के बहुत सारे नाम, तोलकाप्पियम जो यहां पर लिखा गया, ये मेनली तमिल व्याकरण से रिलेटेड टेक्स्ट है। इसके लेखक भी तोलकाप्पियर है। शिल्पद्धिकारम का नाम सुना होगा आपने, इलांगो अडिगल जी का महाकाव्य है। मणि मैकलई का नाम सुना होगा आपने, महाकाव्य है, सत्यनारायण जी ने लिखा है। जीवक चिंतामणि भी महाकाव्य है, जो आपके तिरुत देवर ने लिखा है। तिरुक्कुरल जो महाकाव्य है वो तिरुवल्लुवर ने लिखा है ना, तो प्रोनाउंसिएशन देख जाइएगा। और ये सब चीजें जो है आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें से कोवलन और कन्नगी वाली जो कहानी है वो किस टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है वो भी बताइएगा। तो यहां पर जो है ये क्या है, तमिल साहित्य से रिलेटेड है आपका संगम युग, है ना। उसी के नाम पे जो कवियों की सभाएं होती थी उसके नाम पे संगम रखा गया था इसका नाम। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं, संगम पीरियड। तो मैंने वैसे सारी चीजें आपको ब्रीफ कर दी है, ठीक है। चेर, चोल, पंड्या का जो आपने संदर्भ देखा होगा, है ना, तो आपने देखा होगा चोल, चेर और पंड्या, तीन राज्यों के नाम आप सुनते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है ना। तो आप देख जाइएगा, एक बार इसको रिवाइज कर जाइएगा। यहां संगम काल की बात कर रहे हैं या उस जो एज की बात कर रहे हैं। और द थर्ड संगम पीरियड इज द पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट तमिलनाडु। मैंने वही बताया आपको, केरला जो है और पार्ट ऑफ श्रीलंका भी इसमें जो था रिलेटेड था। इसी को तमिल अक्कम बोला जाता था। क्या बोला जाता था? तमिल कम बोला जाता था ना, तमिलकम जो है, स्पैनिंग फ्रॉम 6th सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी जो आपका सी तक का इसका टाइम है। आप समझिएगा, इट वाज नेम्ड आफ्टर द फेमस संगम एकेडमिक्स ऑफ पोएट एंड स्कॉलर्स सेंटर्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। मैंने आपको सब बता दिया। अब जो ओल्ड तमिल लैंग्वेज थी, इसमें जो टर्म था आपका, जो तमिलकम लिखा गया है, रेफर टू द होल ऑफ द एंशिएंट तमिल स्पीकिंग एरिया। ये पूरे जो तमिल भाषी क्षेत्र थे उनको संदर्भित करता था, करस्पॉन्डिंग रफली टू द एरिया नोन एज सदर्न इंडिया। उसको जो है क्या बोला जाता था कि ये दक्षिण भारत है, जिसमें कौन कौन सी टेरिटरी आती थी? तो तमिलनाडु भी आता था, केरला भी आता था, आंध्र प्रदेश का पार्ट भी था, और कर्नाटका भी था, और नदन श्रीलंका का भी पार्ट था, जिसको इलम बोला जाता है। और आज तक आप देखिए श्रीलंका के साथ तमिलनाडु, यही जो है संदर्भ वहां पर देखा जाता है। भास्करन वगैरह का पूरा मैटर देख रहे हैं आप, तमिल इलम वाला, ठीक है ना। तमिल सिंघली और तमिल इलम का क्या डिस्प्यूट है बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो तमिल लीजेंड्स के अकॉर्डिंग बताया जाता है, देयर वर 3 संगम पीरियड, 3 हुए, मैंने पहले ही बता दिया, जिसमें से आपका नेमली हेड संगम, मिडिल एंड लास्ट संगम। हिस्टोरियंस यूज द टर्म संगम पीरियड टू रेफर द लास्ट ऑफ दीज विद द फर्स्ट 2 जो है आपकी बीइंग लेजेंडरी, जिनमें से 2 पहले की पौराणिक है। तो मैंने आपको कंटेक्चुअल चीजें बता दी है, वो इंपॉर्टेंट है। ये आपका बताया जा रहा है यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। चोल जो है यहाँ थे, चेरा जो है आपके ये वाला एरिया था आपका, है ना। और यहाँ पर करिकाल वगैरह का नाम सुना होगा आपने, है ना, शेंगुट्टवन का नाम सुना होगा, और पांड्या जो आपका मदुरई वाला एरिया था, देख जाइएगा आप लोग इसको। अब एविडेंस जो है इसका अर्ली हिस्ट्री का तमिल किंगडम्स का, वो इन्हीं सब एपिग्राफ्स में है आपका, है ना। मतलब साक्ष्य में, क्षेत्र में, जैसे ये एपिग्राफ जो आपके अभिलेख हैं, संगम साहित्य है आपका, आर्कियोलॉजिकल डेटा है ना। तो प्रारंभिक इतिहास के साक्ष्यों में ये आपका संदर्भित। तो वैसे भी इतिहास के जो साक्ष्य होते हैं वो यही होते ही है ना। अभिलेख हो गए, शिलालेख हो गए आपके, ठीक है, और पुरातात्विक जो आपके स्रोत हो गए वो ये हो गए। उसके बाद लिटरेचर, साहित्यिक स्रोत हो गए, इन्हीं सबसे तो हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। अब इसके बाद जो ये पीरियड था आपका वो पहले ही देख लिया हमने, 600 BCE से लेके 300 CE तक है आपका, है ना। तमिलकम जो लिखा गया है, रूल्ड बाय द 3 तमिल डायनेस्टी, जो पांड्या, चोल और चेर है, मैंने पहले ही बताया। इसमें कुछ और भी जो है इंडिपेंडेंट थे, सरदार वगैरह, है ना, वेलीर वगैरह का शासन था। इसके बाद यहाँ पर नाम बताया जा रहा है कि इस लिटरेचर के अंतर्गत कुछ नाम इन्होंने बताया। यहाँ पर तुलकाप्पियम है ना। उसके बाद जो आपका एट्टू तो गई है, उसके बाद जो है आपका पट्टू है, उसके बाद जो है पथी नेंकिल कनक्कू है, और 2 महाकाव्य जो है शिल्पद्धिकारम है एक आपका, और एक मणि मैकलई है, ठीक है ना।
तोलकाप्पियम जो है सबसे एंशियंट, मैंने बताया सेकंड वाले से आया था, वो आपका संगम से। तमिल ग्रामर टेक्स्ट है और ओल्डेस्ट है ये आपका एक्सटेंट लॉन्ग वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर, है ना। बहुत सारा जो है कार्य जो है उसमें तमिल व्याकरण से संदर्भित किया गया है उसमें। सम इन द तमिल ट्रेडिशन प्लेस द टेक्स्ट इन द मिथिकल सेकंड संगम वेरियसली इन फर्स्ट मिलेनियम बीसीई और अर्लियर। तो नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद तोलकाप्पियम जो है व्याकरण और काव्य पर एक अनूठा जो है आपका कार्य माना जाता है ना। और उसके बाद इसके 3 पार्ट्स भी हैं, 9 सेक्शन है। ईच डील्स विथ इजुतु जो बोला जा रहा है लेटर, कॉल, वर्ड एंड जो पोरुल है आपका सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है। ऑलमोस्ट सभी लेवल की जो आपकी ह्यूमन लैंग्वेज है, फ्रॉम द स्पोकन टू द मोस्ट पोएटिक लाई within the purview of Tolkappiy's analysis, as he treats in exquisitely poetic and epigrammatic statements on phonology, जो आपका मॉर्फोलॉजी है, सिंटेक्स है, रिटोरिक है, प्रोसोडी है एंड पोएटिक्स है ना। तो इन सब में उन्होंने काम किया है। कुल मिला के ऐसा सब याद नहीं करना हमको, ये देखना है कि ये इन्होंने इतने संदर्भ में जो है व्याकरण को वहां पर क्या किया है, उसका विश्लेषण किया है, ठीक है ना। उसमें ये सब चीजें हैं। अब तोलकाप्पियम जो है उसका जो हिंदी लिटरेशन मतलब हिंदी जो ट्रांसलेशन है, इनवर्स टेक्स्ट ट्रांसलिटरेशन एंड ट्रांसलेशंस वाज ट्रांसलेटेड किसके द्वारा किया गया है, डॉक्टर एच बाला सुब्रमण्यम है और प्रोफेसर जो आपके के नचिमुथु हैं। और 1214 पेजेस की ये जो है बुक, इसको जो है प्रकाशित किया गया है। तो नॉर्मल से चीजें देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। वर्नाकुलर जो आपका इनोवेटिव प्रोग्राम नीति आयोग ने अभी लॉन्च किया है। तो ये क्यों किया गया है, तो सीधी बात है, जो 22 हमारे यहाँ 8वीं जो हमारा शेड्यूल है, जो अनुसूची है संविधान में, उसमें 22 भाषाएं हैं, है ना, अनुसूचित भाषाएं, ठीक है। अब उसमें जो है जो भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में अगर हम सभी भाषाओं में इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए उन आइडियाज को सभी भाषाओं में उपलब्ध कराएंगे, तो जो लोग भाषा के अवरोध के कारण इनोवेटिव जो आपका डोमेन है उसमें नहीं आ पाते, इंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते, स्टार्टअप नहीं डाल पाते, तो उनको वहां पर क्या हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसीलिए ये लाया गया है एम के अंतर्गत अटल इनोवेशन जो मिशन है, दैट्स इट, है ना। पूरा क्रक्स यही है इसका। अब इसमें क्या है, एम्बिशन टू एम्पावर। एम्पावर किसको करना है, किसका सशक्तिकरण करेंगे, तो इनोवेटर्स का और एंटरप्रेन्योर्स का अक्रॉस द कंट्री। किसके थ्रू, एम के थ्रू, जो आपका नीति आयोग का एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो नीति आयोग अभी जो आया है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्नाकुलर इनोवेटिव प्रोग्राम, इस तरीके का अपना पहला उसका प्रोग्राम है। देखिए वर्नाकुलर मतलब क्षेत्रीय भाषा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ना, वो कौन लेके आया था 1878 में, बताइएगा। फिर उसको स्क्रैप कौन करता है, गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूं मैं, उनका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कमेंट जरूर किया करिए, उसी से मोटिवेशन मिलता है। और मैं डेली बोलता हूं आप लोगों से ये, और अगर अच्छा लगे आप लोगों को वीडियो, हमारा जो इनिशिएटिव है, तो आप लोग इसको शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, इतना तो कम से कम सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, तभी तो चल पाएंगे हम लोग साथ में। विच विल इनेबल इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया टू हैव एक्सेस टू द इनोवेशन इकोसिस्टम इन 22nd जो आपकी 22 शेड्यूल लैंग्वेज है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मल सी चीज। अब यहां पर इस प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है वो करेगा क्या, तो भैया ये जो प्रोग्राम आपका डिजाइन किया गया है, ये स्ट्रेंथन करेगा द डिजाइन एंड इनोवेशन कैपेबिलिटीज ऑफ 4 कम्युनिटीज ऑफ आवर कम्युनिटीज, मतलब हमारे समुदायों को, देयर बाय असिस्टिंग लोकल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, आर्टिशियंस एंड इनोवेटर्स टू सीमलेसली assimilate the knowledge come technical materials that AIM will develop। तो सीधी बात है, जो भी इनपुट है ना, जो इनोवेशन से रिलेटेड है आपका, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है आपका, तो उन लोगों को उस क्षेत्र के अंतर्गत, उस क्षेत्र के अंतर्गत उन लोगों को सपोर्ट कर सकेंगे, तकनीकी सामग्री को समेकित रूप से जो है वहां पर उपलब्ध करा सकेंगे, है ना, और वो विकसित करेगा आपका एम, है ना, और उसको वो एक्सेस कर पाएंगे लोग, सीधी बात। इसके बाद ये असिस्ट करेगा इंडिया को, है ना, इंडिया को सशक्त करने में, किस डोमेन में, लोकल नेटवर्क जो है डिजाइन करने में, एक्सपर्ट्स और इनोवेशन प्रैक्टिशनर्स के, ठीक है। इसके बाद ये बिल्ड करेगा जो हमको आवश्यक हमारी क्षमता है उसको, है ना, नेसेसरी कैपेसिटी फॉर द वीआईपी, जो आपका लिखा वर्नाकुलर है, ये आपका है ना प्रोग्राम के बारे में लिखा है, और एम जो है आइडेंटिफाई करेगा उसको, एंड विल बी ट्रेनिंग अ वर्नाकुलर टास्क फोर्स, जिसको वीटीएफ बोल रहे हैं, इन ईच ऑफ 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज। सीधी बात है, वो जितनी भाषाएं हैं
उनकी वो पहचान करके उसमें एक तो पहले वो अपना क्या बना लेंगे, जो भी उनकी आवश्यक सामग्री है ना, जिसको हम बोलते हैं इनपुट, वो उसको डिजाइन कर लेंगे इन सारी भाषाओं में। फिर जो भी आवश्यक क्षमता के संदर्भ में जो भी आवश्यकता होगी उसमें क्षमता निर्माण के संदर्भ में, वो उसको वहां पर प्रोवाइड कर सकेंगे। उसके लिए वो स्पेसिफिक एक टास्क फोर्स बना देंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और वही वहां पर उनको प्रशिक्षण भी देगा। अब ये जो आपका टास्क फोर्स रहेगा उसमें कौन कौन रहेंगे, तो जैसे उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड, जो स्थानिक भाषा से रिलेटेड जो आपके शिक्षक होंगे, गाइड होंगे, वो होंगे मार्गदर्शक, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे, उसमें टेक्निकल राइटर्स होंगे, लीडरशिप ऑफ रीजनल अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है ना। तो इन सब का जो है वहां पर नेतृत्व शामिल होगा, ये सब मिलकर काम करेंगे। अब टू गेट द प्रोग्राम रोलिंग, एम नीति आयोग इज लॉन्चिंग अ ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, ठीक है ना। अब ये किसके साथ मिलके, तो ये कोलैबोरेशन है आपका विद द डिजाइन डिपार्टमेंट, जो है आपका आईआईटी दिल्ली भी है इसमें, जो कोच करेगा, जो आपका टास्क फोर्स है उनको, इन डिजाइन थिंकिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड द एडेप्टेशन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स इन द 22nd जो 22 लैंग्वेज और आपके कल्चर है। सीधी बात है ना, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि इसके अलावा जो है इसमें क्या किया जाएगा, तो इंडस्ट्री जो मेंटर्स हैं वो भी इनमें ज्वाइन करेंगे, है ना, ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी आएंगे और अपनी एक्सपर्टीज को यहां पर डिलीवर करेंगे। हैव जॉइंड हैंड्स टू लेंड डिजाइन थिंकिंग एक्सपर्टाइज, और सीएसआर जो है आपका स्पॉन्सर्स, वो भी एग्री हो गए टू जेनरसली सपोर्ट द प्रोग्राम, है ना, इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए सीएसआर के अंतर्गत कॉर्पोरेट्स वगैरह भी आएंगे। अपॉन ट्रेनिंग द टास्क फोर्स ओवर द पीरियड ऑफ दिसंबर 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक है, इसमें एक इस तरीके का इकोसिस्टम डेवलप करना है जो वर्नाकुलर इनोवेटर्स को क्या कर सके, एम्पावर्ड कर सके, है ना। उनके लिए एक तरीके का ये इनिशिएटिव लिया गया है कि उनको भी जो है एम्बेडेड करके, और हम जो है अब आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप इस फील्ड में जो है सशक्त बन सके, और हमारे यहाँ जो प्रतिभाएं हैं, है ना, उनको जो है उचित प्लेटफॉर्म देके और उनको सशक्त किया जा सके। दिस वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव बाय एम, जो अटल इनोवेशन मिशन है, विल हेल्प इन ओवरकमिंग द बैरियर, जो बैरियर है मैंने पहले ही बताया, यही कीवर्ड है, लैंग्वेज के अंतर्गत जो अवरोध है उसको खत्म करेगा और सशक्त करेगा इनोवेटर्स को इन द फार्देस्ट एरियाज ऑफ द कंट्री। ये जो आपका वर्नाकुलर जो आपका प्रोग्राम है वो आपका इनिशिएटिव है, किस लिए, लोअर द लैंग्वेज बैरियर इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन के फील्ड में, एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में, सच दैट विल सिस्टमेटिकली डीकपल क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो रचनात्मक जो अभिव्यक्तियां हैं, है ना, उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है ना, तो उसमें जो है जो भी भाषा के कारण अवरोध है, जो वहां पर भाषा के कारण उनको जो हर्डल्स जो है उसको फेस करना पड़ता है, भाषा के कारण जो अवरोध है उसका सामना करना पड़ता है, तो उसको खत्म किया जाएगा, है ना। अलग अलग भाषाओं में जो है उनको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा उन्हीं की भाषा में। वैसे भी बोला जाता है ये मातृभाषा में जो है हमारा डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है। अब एम जो है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव किसका है, नीति आयोग का। क्या करेगा ये, तो प्रमोट करेगा, किसको प्रोत्साहन देगा, इनोवेशन को, नवाचार को, और जो आपका कौशल विकास है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, मतलब पैन इंडिया की बात कर रहे हैं। अब यहां पर जो है इसके अंतर्गत बताया जा रहा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, आप लोग देख जाइएगा इसको। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है ये एम का जो ऑब्जेक्टिव है, तो क्या ऑब्जेक्टिव है, सीधा है, यहां पर क्रिएट करना है, प्रमोट करना है, कैसा, एक पारिस्थितिकी तंत्र, एक इकोसिस्टम जिसके अंतर्गत इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को पैन इंडिया अक्रॉस द कंट्री हम जो है प्रमोट करेंगे। किस किस लेवल पे, तो स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, एमएसएमईज जो है आपके, और इंडस्ट्री लेवल्स में। इसके दो मुख्य जो है आपके कोर फंक्शन जो है, प्रकार बोला जाएगा इसको, दो मुख्य प्रकार हैं, फंक्शन है। पहला ये कि इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, दूसरा किसके थ्रू, जब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो जाएगा, प्रमोट करेंगे हम, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वहां पर क्या होगा, ग्रोथ देखी जाएगी। देखिए जब हम कहीं पर जॉब करते हैं तो सिर्फ हम जॉब करते हैं, लेकिन जब हम कोई फर्म डालते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डालते हैं तो वहां पर 10 लोगों को रोजगार देते हैं, है ना। तो सरकार कभी सबको क्या ही रोजगार उपलब्ध करा पाएगी, हमारी इतनी ज्यादा जनसंख्या है। तो इस तरीके के डोमेन को लाना ही पड़ेगा अगर हमारे यहां भी पर कैपिटा इनकम में जो है वो रैशनल जो है वहां पर ग्रोथ देखनी है। तो एवरेज वाली बात नहीं कर रहा मैं, मतलब मानव विकास करना है, देश में आर्थिक समृद्धि को जो है वो सुनिश्चित करना है ना, जिसमें आयाम सतत भी जो है और इंक्लूजन, समावेशन भी जो है उसमें एम्बेडेड हो। तो उसके लिए जो है इस तरीके की
चीजों को अब हमको जो है फॉलो करना होगा। वही बता रहे हैं वो कि थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन वेयर इन जो इनोवेटर्स है, नवाचारी है, वुड बी सपोर्टेड एंड मेंटर्ड टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो उनको आइडिया के लेवल पे, फिर उनको सेटअप जो इंडस्ट्री सेट करना है उस लेवल पे, तो हर लेवल पे उनको सपोर्ट करने के लिए ये जो है आपका प्रोग्राम बनाया गया है। इनोवेशन प्रमोशन जो है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर इनोवेटिव आइडियाज आर जनरेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, नेशनल पॉलिसी है यहाँ पर रेयर डिसीज के लिए। तो अभी जो है 8 आपके सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, उत्कृष्टता केंद्र, उनको बनाया गया है, अधिसूचित किया गया है, जो रेयर आपकी डिसीज से रिलेटेड है ना, दुर्लभ बीमारियों से। और ये जो है आपके सब टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर इनका जो है किस तरीके की फैसिलिटीज होंगी, इन रोगों को डायग्नोस किया जाएगा, प्रिवेंट किया जाएगा और ट्रीटमेंट वगैरह भी किया जाएगा। अब ये 8 जो है सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, ये हमको रखना नहीं है। न्यू दिल्ली का आपका मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, फिर एम्स है आपका, उसके बाद मुंबई का किंग एडवर्ड है, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च जो है आपका कलकत्ता का, हैदराबाद का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसके बाद सीएचजी है आपका इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो बेंगलुरु का है ना, सेंटर फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स विद इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बेंगलुरु, उसके बाद लखनऊ का है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ऑफ रिसर्च चंडीगढ़ है। 8 सेंटर है, देख जाइएगा। अपने स्टेट पीसीएस के लिए अगर आपको देखना हो तो जो आपके स्टेट का सेंटर हो वो आप जो है देख सकते हैं एक बार इसमें। इसके बाद जो प्रोविजंस है वो क्या है, तो इसमें जो है रेयर डिसीज को 3 ग्रुप्स में जो है आपका क्लासिफाई कर दिए हैं। पहली वो ऐसी बीमारियां जो एक बार में जिसका उपचार उपलब्ध है, जैसे कि जो आपका ऑस्टियोपेट्रोसिस है, फैंकनी एनीमिया है। दूसरे ग्रुप में किसको रखा है, जो लॉन्ग टर्म है या लाइफ लॉन्ग जिसमें ट्रीटमेंट है आपका, है ना, जिसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, इसको ग्रुप 2 में रखा गया। जैसे आपका इसमें रखा गया है कि जो आपका सीवर प्रोटीन एलर्जी होता है इसमें, है ना, होमोसिस्टी जो आपका नूरिया है, आपका गैलेक्टोसीमिया है इसमें, है ना, उसको रखा गया। तीसरा ये कि इसमें जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है जिसका अवेलेबल है जिन डिसीज का, बट देयर ट्रीटमेंट कॉस्ट इज वेरी हाई एंड लाइफ लॉन्ग। तो कुल मिला के जिनका उपचार तो उपलब्ध है लेकिन बहुत ज्यादा वो क्या है, कॉस्टली है और लाइफ लॉन्ग चलेगा, उसको ग्रुप 3 में रखा गया है। जिसमें आपका स्पाइनल मस्कुलर जो है आपका एट्रोफी होता है, पॉम्पे डिसीज होता है, हंटर सिंड्रोम होता है। बताइएगा जरा हंटर सिंड्रोम में क्या होता है कमेंट बॉक्स में। तो ये जो है यहां पर इनके लिए वित्तीय सहायता जो है उपलब्ध कराई जाएंगी, है ना। ये जो आपका वर्गीकरण किया गया, पहला ये कि फॉर द पेशेंट सफरिंग, जो आपका ग्रुप 1 डिसीज से सफर कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, जो हमारे यहाँ अम्ब्रेला स्कीम है RAN, जिसको राष्ट्रीय आरोग्य निधि बोलते हैं। उसमें जो है अमाउंट जो है वो क्या बताया गया इसमें कि 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, है ना, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा जो है, दूसरे जो समूह में आएंगे पेशेंट जो सफर कर रहे हैं वैसे रोगों से, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया जाएगा, किसके द्वारा, वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाएगी, तो राज्य सरकारों के द्वारा। तीसरा जो ग्रुप है इसके लिए जो है जो सफर कर रहे हैं, जो आपका बहुत ज्यादा हाई, जिसकी मतलब कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा जो है कॉस्टली है, तो उसके लिए पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है। इसके अंतर्गत जो असिस्टेंस है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो एड टू द पेशेंट्स बाय क्रिएटिंग, इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। और क्राउड फंडिंग मतलब लोगों के द्वारा, बहुत सारे लोगों से, क्राउड मतलब भीड़, मतलब उसमें प्राइवेट एंटिटी भी होगा, फर्म भी होगा, बहुत सारे लोगों से, कॉर्पोरेट से, जहां से जो चंदे जैसा क्राउड फंडिंग की जाएगी। और वॉलेंटरी डोनेशन की भी बात की गई है, इंडिविजुअल से भी और कॉर्पोरेट डोनर्स से भी। तो देख जाइएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि फंड्स जो है यूटिलाइज किए जाएंगे डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में, विकेंद्रीकृत तरीके से, अर्थात जो भी आपके एक्सीलेंस सेंटर है, उत्कृष्टता केंद्र है, उनका अपना दुर्लभ रोग कोष होगा, रेयर डिसीज एक फंड वो क्रिएट करेंगे जिसको वो फिर यूटिलाइज करेंगे, है ना, बाद में जहां भी उनको आवश्यकता पड़ेगी। अब ये रेयर डिसीज होती क्या है, तो पहली चीज तो ये कि इंडिया में कोई इसका जो है स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है अभी तक, पहली चीज, है ना, मानक जो है इसकी कोई परिभाषा नहीं। दूसरा कि ये अगर दुर्लभ बीमारी बोल रहे हैं तो बहुत कम लोगों को होती होगी, बस वही है कि बहुत छोटे से परसेंटेज, जो हमारे यहाँ टोटल पॉपुलेशन उसके बहुत छोटे से परसेंटेज को होने वाला जो रोग है उसको दुर्लभ बीमारी बोलते हैं। और इसके लिए कोई भी जो है यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है ना, जो आपका यूनिफॉर्मली जो एक्सेप्टेड कोई एक स्वीकृत परिभाषा नहीं है। और अभी तक जो है 7000 ऐसी रेयर डिसीज को आइडेंटिफाई किया गया है, जो अफेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड में 8% पॉपुलेशन को, और जो ज्यादातर ये जो दुर्लभ बीमारियां होती हैं वो बच्चों में होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा
आर्टिकल है यहाँ पर, वो रिलेटेड है हिडन प्रॉपर्टीज लाइकेंस और मॉसेस की। तो यहाँ पर कुछ और भी जो है यहाँ पर देखा जा रहा है इनके नए गुण, उसमें से ये जो नया गुण आया है तो बताया जा रहा है कि लाइकेन और जो मॉसेस हैं जो आपके वो हेल्प करेंगे स्लो डाउन करने में ग्लोबल वार्मिंग में, है ना। तो इंडिकेटर स्पीसीज भी होते हैं, है ना, बहुत सारी जो है इनके लाभ हैं, ठीक है। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। और इसमें जो है की पॉइंट्स बताया जा रहा है कि ऐसा माना जाता है कि दैट द लीव्स ऑफ द कैनोपी फार्मिंग ट्रीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स किसका, बायोजेनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एमिशन का महत्वपूर्ण स्रोत है। उसी से एरोसोल बनेगा, फिर बादल बनेगा। तो जो वो बादल होते हैं ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे, तो जो विकिरण होगी उसको वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे, जैसे मान लीजिए कि सूरज से जो है सौर विकिरण आ रही, पृथ्वी पर आई और फिर यहां से फिर जो है वो आपकी परिवर्तित होगी। तो जो आपका ये परिवर्तित हो रही, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, है ना, ये ज्यादा मात्रा में विकिरित होने लग जाए, तो उससे क्या होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो आपकी कम होगी। यही इस पूरे जो है आर्टिकल में ये बताना चाह रहे हैं। नाउ इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट लाइकेंस और जो मॉसेस हैं आल्सो कंट्रीब्यूट टू द एमिशन ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखिए पूरे आर्टिकल को हम इसको यूज कैसे करेंगे अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, कि जब हम बता रहे होंगे कि भैया क्लाइमेट चेंज के लिए हम मिटिगेशन कैसे करेंगे, सुझाव दे रहे होंगे, तो उसमें एक पॉइंट ये भी डालेंगे हम, है ना, कि लाइकेन और मॉसेस जो है उनको यूज किया जा सकता है ना। बहुत सारी चीजों में देखे होंगे आप, समुद्री पोल्यूशन जो होता है उसमें भी जो है ये एब्जॉर्बमेंट का काम करते हैं एक तरीके से। जो ऑयल स्प्लिट वगैरह आप लोग ऑयल स्पिल वगैरह की जो घटना देखते हैं उसमें भी इनका यूज होता है, ठीक है ना। अब यहां पर बताया जा रहा है ये एक्सपेरिमेंट जो है जो किया गया है विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन टाइम ऑफ फ्लाइट मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ये एक टेक्निक है जो यूज करती है गैस को फेज हाइड्रोनियम रिएजेंट आयंस विच आर प्रोड्यूस्ड इन एन आयन सोर्स, पीटीआरएमएस जो है वो यूज किया जाता है ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए, जो भी आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किसमें, एम्बिएंट एयर में। ये देख जाइएगा, इतना सारा चीजें याद नहीं करना हमको, टेक्निकलिटी में नहीं जाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज बताई जा रही कि बायोजेनिक जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, तो ये एमिटेड होता है आपका वेजिटेशन के द्वारा, नाम ही सुन रहे हैं आप बायोजेनिक, उन्हीं को बोला जाता है ये BVOC। ये कंपाउंड जो है कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टिकल फॉर्मेशन में एंड इन्फ्लुएंस द अर्थ्स क्लाइमेट थ्रू क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो वर्षण और बादलों के निर्माण के द्वारा पृथ्वी के जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब ये फंक्शन जो है वो क्या है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो ये ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि जो बायोजेनिक एरोसोल है वो फॉर्म होता है आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू, जो रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस बाय मेकिंग द क्लाउड मोर रिफ्लेक्टिव, ठीक है ना। तो अंतरिक्ष में परावर्तित कर देते हैं सूर्य के विकिरण को, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को फिर कम करते हैं, ठीक बात है ना। इसके बाद जो रिफ्लेक्टिव नेचर है आपका क्लाउड का इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड विच स्कैटर्स, है ना, मतलब वो ज्यादा उसको स्कैटर कर देगा, विक्षेपित कर देगा, मोर रेडिएशन बैक टू स्पेस, हेंस इट हैज द कैपेबिलिटी टू स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग। यही पॉइंट मैं आपको बता रहा था। बादल की जो परावर्तक प्रकृति होगी तो वो क्या होगी, अगर वो अधिक विकिरण को वापस भेज देगा अंतरिक्ष में तो इससे ग्लोबल वार्मिंग जो है स्लो डाउन हो जाएगा। तो वायुमंडलीय जो एरोसोल है वो सौर प्रकाश को स्कैटर्ड कर देंगे और एब्जॉर्ब कर लेंगे, एटमॉस्फेरिक जो एरोसोल है वो स्कैटर करेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे सोलर लाइट को एंड इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। जबकि जो ये प्रोसेस है आर नॉट एट कंप्लीटली अंडरस्टूड, अभी तक ये प्रोसेस को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए, मतलब समझ नहीं सके हम लोग, विच लीड्स टू सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज इन एस्टिमेटिंग द रोल ऑफ एरोसोल इन क्लाइमेट चेंज। तो उसमें जो है अभी भी जो आकलन है वो पूरी तरीके से जो है उस पे हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए हैं, बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं उसमें, जिसको अभी भी जो है लगातार स्टडीज के माध्यम से समझा जा रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता रहे हैं, तो भैया आप ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पढ़ ही रहे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल आपने पढ़ा ही होगा, है ना। प्रदूषण के बहुत सारे आयाम है ना, वो यहाँ पर बताया जा रहा है, डिफॉरेस्ट्रेशन है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो जो आपका यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये सारे आयाम आप देख जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन से संदर्भित जो भी है एनवायरमेंट में जितने भी एक्ट्स वगैरह है, UNFCCC, रियो +10, रियो +20 सब सुन रखा होगा आपने, है ना। तो वही सब चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, उसके आयाम बताया जा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, ये आपका पैनिक्स 21 एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। तो ये मल्टीनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, ये याद रखिएगा, यही कीवर्ड है। किन के द्वारा किया जाता है, तो बिम्स्टेक जो आपका समूह है उसके द्वारा किया जाता है, उनके अंतर्गत जो नेशंस आते हैं। ये ऑर्गेनाइज किया गया है पुणे में, महाराष्ट्र में अभी, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, जिसमें भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड आता है। 5 तो इसमें साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं और 2 आपकी साउथ
जो आपकी ईस्ट, देखिए एक तो दक्षिण एशिया के 5 हैं आपके, साउथ एशिया के, और साउथ ईस्ट एशिया के 2 हैं आपके कंट्रीज थी ना, थाईलैंड और म्यांमार, उसमें ले लीजिए आप। और इधर जो है आपका भूटान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, नेपाल, इंडिया और श्रीलंका आ जाएगा दक्षिण एशिया में। इसका एक्सरसाइज का एम क्या है, तो प्रमोट करना है, इसमें संयुक्त प्लानिंग की जा सके, है ना, और बिल्ड किया जा सके रीजनल कॉपरेशन, क्षेत्रीय जो है सहकारिता की बात की गई है, जो आपके किस संदर्भ में, तो नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए। नेचुरल डिजास्टर क्या होती, तो ये आपका एक तरीके से कैटास्ट्रोफिक इवेंट है, जिसमें जियोफिजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, मीटरोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल और बायोलॉजिकल भी संदर्भ उसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। दैट कैन कॉज डेथ, जिससे डेथ होती है, प्रॉपर्टी डैमेज होता है, सोशल एनवायरमेंट में जो है डिसरप्शन होता है, जिसके एग्जांपल है आपके अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है, फ्लड है, हरिकेन्स है, हीट है, कोल्ड वेव्स है, एपिडेमिक्स है, बहुत सारी, तो ये आपने पढ़ रखा होगा, है ना। ये हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत मेंस में भी है, ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब बिम्स्टेक के बारे में बताया जा रहा है, तो ये आपका क्या है, इसका फुल फॉर्म जो आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है, ठीक है ना, यही कीवर्ड है इसका, मल्टी सेक्टोरल, बहुक्षेत्रीय, टेक्निकल, तकनीकीगत और इकोनॉमिक कॉपरेशन है, ठीक है ना। किस लिए, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 7 मेंबर स्टेट्स हैं, 5 आपके साउथ एशिया से, 2 आपके साउथ ईस्ट एशिया से हैं, ठीक है ना। अब जो है ये कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन से आया ये आपका, है ना, बैंकॉक घोषणा पत्र जो है आपका, उसके माध्यम से 1997 6 जून में, डेट याद नहीं भी करेंगे चल जाएगा, लेकिन ये याद रखिएगा किस डिक्लेरेशन से आया है, ये जो है स्टेटमेंट फ्रेम किया जा सकता है। इसके बाद जो यहां पर बताया जा रहा है, तो आप यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस के लिए ये सब चीजें देख जाइएगा कि यहां पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 2.7 ट्रिलियन है, 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को ये शो करता है ना, 6 इसके फोकस एरियाज हैं, ठीक है ना। और अभी जो है इसका चेयर जो कर रहा है श्रीलंका कर रहा है, पहली समिट जो हुई थी वो आपकी थाईलैंड में, तो ये देख जाएगा आप लोग। इससे 5 जो है साउथ एशियन कंट्रीज, नाम हमने पहले ही देख लिया, जो BBIN आप इसमें रख लीजिए, तो BBIN प्लस श्रीलंका, तो आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। BBIN को जो है आपका वो कैसा प्रोजेक्ट है ना, किससे संदर्भित है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर जो है आपकी म्यांमार और क्या है, थाईलैंड है, पहले ही बताया मैंने। तो ये जब आपका फॉर्म किया गया, तो इसका जब गठन किया गया स्टार्टिंग फेज में, तो इसको बिस्ट ईसी बोला जाता था, इकोनॉमिक जो है कॉपरेशन के लिए बनाया गया था, जिसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड था। इसके बाद जो है आपका 22 दिसंबर 1997 को इसमें जो है आपका म्यांमार का इंक्लूजन होता है, उसके बाद बिम्स ईसी नाम हो जाता है इसका, ठीक है, और बिम्स ईसी हो जाता है इसका नाम, ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्या हो जाता है, इसका नाम जो है आपका बिम्स, जो देखिए BIMST ईसी हो गया, स्टैंड था इसका, ये क्या शो कर रहा था, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इकोनॉमिक कॉपरेशन, अभी तक इकोनॉमिक कॉपरेशन से रिलेटेड है। इसके बाद फाइनली जो आपका इसमें इंक्लूजन होता है नेपाल और भूटान का, जो 6वीं इसकी मंत्री स्तरीय मीटिंग होती है फरवरी 2004 में, और थाईलैंड, इन थाईलैंड में द नेम ऑफ द ग्रुप वाज चेंज, तब इसका नाम जो है आज के जो अस्तित्व में आप देख ले बिम्स्टेक, तब उसका नाम रखा जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, अब बहुक्षेत्रीय टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन के संदर्भ में यहां पर क्षेत्रीय सहकारिता को बढ़ावा दिया जाएगा। अब ये संगठन जो है आपका, जो आपका साउथ एशिया होगा और साउथ ईस्ट एशिया हो गया, इसके बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करेगा, ठीक है, और स्ट्रेंथन करेगा किसको, रिलेशंस को इन कंट्रीज के बीच में। अब यहां पर अनलाइकली मैनी अदर रीजनल कॉपरेशन जो और आपके क्षेत्रीय संगठन होते हैं, उससे थोड़ा सा अलग है ये आपका बिम्स्टेक। इसमें सेक्टर ड्रिवन कॉपरेशंस की बात की गई है, सेक्टर ड्रिवन है, क्षेत्रगत। इनिशियली इसमें 6 सेक्टर्स थे, जिसमें ट्रेड था, टेक्नोलॉजी था, है ना, एनर्जी था, ट्रांसपोर्ट था, टूरिज्म था, फिशरीज था, ठीक। ये 1997 में जब इसकी स्थापना की गई। अब उसके बाद 2008 में इसमें 9 और सेक्टर्स को ऐड किया गया, जिसमें आपका प्राइमरी सेक्टर आ जाएगा, जिसमें एग्रीकल्चर है, पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य को लाया गया, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म, और जो आपका काउंटर टेररिज्म है, एनवायरमेंट है, कल्चर है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये सब भी उसमें विषय संदर्भित किए गए। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट फेज है हमारा MCQ से रिलेटेड है। पहला जो हमारा MCQ है यहाँ पर, प्रलय मिसाइल जो है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो ये जो प्रलय जो है आपका मिसाइल, इंडिया का पहला
conventional quasi ballistic missile है and is an answer to any conventional missile attack from northern और western border। बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका डीआरडीओ ने इसका सफलतम परीक्षण किया है अभी, इसीलिए जो है आपका ये न्यूज में है, अब्दुल कलाम आइलैंड से ही किया है उन्होंने, तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा ये कि ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो लो है, लो ट्रेजेक्ट्री, एंड व्हाइल इट इज लार्जली बैलिस्टिक इट कैन मैन्यूवर इन फ्लाइट। बिल्कुल ठीक है आपका। इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है दूसरा भी ठीक है कि ये मिसाइल जो है डेवलप किया गया है इन अ वे दैट इट इज एबल टू डिफीट द इंटरसेप्टर, मिसाइल को डिफीट करेगा ये, और उसमें भी ये आपका क्या है, उसमें भी योग्य है, वो वैसी भी क्षमता है इसके अंतर्गत कि इंटरसेप्टर मिसाइल्स को ये क्या करेगा, जो है आपका डिफीट करने में सक्षम है, एंड ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू चेंज इट्स पाथ आफ्टर कन्वर्जिंग अ सर्टेन रेंज मिड एयर। बिल्कुल ठीक है आपका, तीसरा भी स्टेटमेंट ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा एमसीक्यू उसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पर टाइफून राई से रिलेटेड है आपका, है ना, जो टाइफून राई है आपका, उसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो अभी फिलीपींस में इसने जो है आपका भीषण जो है इससे समस्या देखी जा रही है, उससे लोग भयभीत है, कई जगह जो है वो शरण वगैरह लेने के लिए मजबूर हो गए हैं, और ये जो है आपका दिसंबर महीने में जो आपका कैटेगराइजेशन किया गया है ना, जो आप चक्रवात वगैरह पढ़ते होंगे, तो इसमें ये टाइप 5 मतलब जो कैटेगरी 5 है उसके अंतर्गत का ये आपका सुपर टाइफून है ना, ये याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा। तो ये टाइफून राय जो है उसको बोला जाता है इज कॉल्ड एज टाइफून ओडेटी इन द फिलीपींस। बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो है आपका ये सदर्न फिलीपींस में अभी जो है इसने तबाही मचा रखी, प्रभावित कर रहा है ये आपका। इट इज करेंटली अ पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन विच इंपैक्टेड द फिलीपींस आफ्टर पासिंग नियर द आइलैंड ऑफ, जो आपका पलाऊ है, दूसरा भी ठीक है। ये आपका इट बिकेम द फर्स्ट कैटेगरी 5 सुपर टाइफून इन दिसंबर मंथ। बिल्कुल ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा कि ये जो चक्रवात होता है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो भूमि पे आने पे जो है जैसे लैंडफॉल जैसे होता है उनका, जैसे वो आपका लैंड पे आते हैं तो वो खत्म क्यों हो जाते हैं, उनकी शक्ति क्यों खत्म हो जाती है ना। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका साइक्लोन है ना, और जो टेम्परेट साइक्लोन है, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन और आपका टेम्परेट साइक्लोन, इसको कंपैरेटिव मैनर में लिख के आंसर दिखाइएगा मुझे, ठीक है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।